नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम 1 से 13 जुलाई तक होने वाले हैं और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो दोस्तों, दिन रात आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम निकल ना जाए। आज की वीडियो में दोस्तों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और टारगेट दोस्तों हम 25 में से 25 का लेके चल रहे हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब से डेली आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो का टारगेट दोस्तों हम 25 क्वेश्चनों का लेकर चलेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किनके बीच लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तराइन की पहली लड़ाई निम्न में से किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी सन 1191 में। ये भी आपको याद रख लेना है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीता था। उसके बाद दोस्तों 1192 में सेकंड तराइन का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीता था। यह भी आपको याद रख लेना है। तराइन का सेकंड युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था और तराइन का फर्स्ट युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। ये चीजें जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद या फिर इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। बंबई में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। यदि मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, यानी स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा 28 दिसंबर। कब दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? तो नाम आपको याद रख लेना है, ए ओ ह्यूम ने। किसने दोस्तों? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या दोस्तों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? दोस्तों, 1857 का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। आपको याद रख लेना है। और किसने शुरू किया था? तो मंगल पांडे ने शुरू किया था। क्योंकि दोस्तों जो गोलियां थी अंग्रेजों की, उसमें क्या हुआ था, गाय की चर्बी भरी गई थी और उसको दोस्तों मुंह से खोलना पड़ता था। इसी का दोस्तों विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। और यहीं से दोस्तों 1857 का आंदोलन शुरू हुआ था, मेरठ से ही। ये आपको याद रख लेना है। अब बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। लखनऊ से दोस्तों इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या फिर प्राकृत। त्रिपिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। प्राकृत भाषा में दोस्तों त्रिपिटकों की रचना की गई थी। इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो की आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जितने भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन के जो वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी, उन सबकी मैं पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहां से
आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। पुरुषपुर दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी। यदि मैं बात करूं कनिष्क की तो याद रख लीजिएगा यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का दोस्तों? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। और इसने दोस्तों 78 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क ने दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। यह भी आपको याद रख लेना है। कहां पर कराई थी? कुंडलवन में। कहां पर दोस्तों? कुंडलवन में इसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कनिष्क के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहता था जिसका नाम है दोस्तों चरक। चरक के बारे में भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो चरक जरूर से याद रख लीजिएगा। किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है तो याद रख लीजिएगा, पुस्तक का नाम है दोस्तों चरक संहिता। क्या है? पुस्तक का नाम है चरक संहिता। ये भी जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन में देखने को जरूर से मिलेंगे, तो इन सभी को नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा या दोस्तों पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके याद जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए मैं होमवर्क में देता हूं। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल में, संसद में, उच्च न्यायालय में या फिर राज्य विधानमंडल में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। संसद में दोस्तों यह शक्ति निहित होती है कि वह राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। अतिरिक्त कर की वापसी के लिए दोस्तों न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं ये सभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। यहां पर दोस्तों सरोजिनी नायडू का नाम दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और इनके जन्म दिवस 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी? आपके ऑप्शन है चैलेंजर, वॉयेजर, कोलंबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कोलंबिया यान में विस्फोट होने से दोस्तों कल्पना चावला और उनके साथ के जो अंतरिक्ष यात्री थे उनकी मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का उन्मूलन यानी सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। और दोस्तों किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो याद रख लीजिएगा राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया गया था। ये जरूर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करूं तो याद रख लीजिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका हर्ष चरित्र, जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर जयदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। बाणभट्ट दोस्तों हर्षचरित के रचयिता हैं, इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपके ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों उसके विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त की बात करूं तो यह गुप्त वंश का शासक था, यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। समुद्रगुप्त को दोस्तों संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसके लिए इसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई थी। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक की वीणा बजाते हुए मूर्ति उसके सिक्कों पर दर्शाई गई थी, तो नाम याद रख लेना है समुद्रगुप्त। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अब दोस्तों ज्यादातर ट्रेंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, राज्यों का संघ। क्या दोस्तों? राज्यों का संघ। संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? संविधान की उद्देशिका का मतलब है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना की यह बात कर रहा है। प्रस्तावना को दोस्तों उद्देशिका और प्रियम्बल भी कहा जाता है, यह भी जरूर से याद रख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका और प्रियम्बल भी कहा जाता है। अब दोस्तों बताना है कि कौन से दो शब्द का समावेशन 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द थे दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे। दरअसल दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रख लेना है। पहला समाजवाद था, दूसरा धर्मनिरपेक्ष था और तीसरा राष्ट्र की अखंडता था, ये जरूर से याद रख लेना। तीसरा कौन सा था दोस्तों? राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो याद रख लीजिएगा केवल एक ही बार ये संशोधन हुआ है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, वो भी दोस्तों ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सा प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने एक टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक ली थी? दोस्तों स्पोर्ट्स से आपसे एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो स्पोर्ट्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको जरूर से मैं कवर करा दूंगा। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। हरभजन सिंह दोस्तों, इन्होंने एक टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक इंडिया का मैप ले लेना है। मैप का दोस्तों आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, 10 रुपये में आसानी से प्रिंट आउट निकल जाएगा। और उसमें दोस्तों जिन जिन देशों के साथ भारत के जिन जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनको जरूर से आपको याद रख लेना है। कौन से राज्य दोस्तों तटीय सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। तो इंडिया का मैप आप ले लीजिएगा और उससे जरूर से इन सभी को याद कर लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा जिसमें सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए, जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, मेघालय दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघना निम्न में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं जिनकी दोस्तों एक सम्मिलित धारा है जिसका नाम है मेघना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों गल्फ स्ट्रीम हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक धारा का नाम है, ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यह एक गर्म धारा है, जल धारा है, ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है नंदा देवी, नीलगिरी, नॉनक्रेक या फिर मानस। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। नीलगिरी दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन है सतलज नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर गंडक नदी। दोस्तों जितने भी बांध है ना उसको जरूर से याद रख लीजिएगा कि किन किन नदियों पर इनका निर्माण किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। हीराकुंड बांध एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा, हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध के लिए आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। चंबल नदी पर दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। एक चीज आपको याद होगी, कलिंग का युद्ध दोस्तों। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसमें दोस्तों इतना रक्तपात हो गया था, इतने ज्यादा सैनिक मारे गए थे कि ये सब रक्तपात देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था और इसने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। और कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। और अशोक के ही शासनकाल में दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, ये भी आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अरे इसको मारो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सभी क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। बताइए दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। राणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में जो मामला होता है उसको किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को सॉल्व करता है, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। टोरी उसे कहा जाता था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी भारत सरकार क्या लेन देन कर रही है उसका लेखा जोखा कौन तैयार करता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है वित्त सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक या फिर अध्यक्ष वित्त आयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों जो भारत सरकार होती है उसके वित्तीय के लेन देनों का विवरण रखता है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है। ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्न में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। और याद रख लेना, इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही दिया था। 31 अक्टूबर डेट आपको याद रख लेनी है। 31 अक्टूबर दोस्तों एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। इनकी सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। और उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो रामवी सुतार। कौन दोस्तों? रामवी सुतार ने उसका डिजाइन तैयार किया था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसको प्राथमिकता दी गई? आपके ऑप्शन है उद्योग, व्यापार, परिवहन या फिर कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना में कृषि को अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसको प्राथमिकता दी गई थी? आपके ऑप्शन है उद्योग, व्यापार, परिवहन या फिर कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 1951 से 1956 यानी 5 वर्ष की योजना चलती है। तो 1951 से स्टार्ट हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमेन की तैयारी कर रहे हैं। और यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली दोस्तों आपको सीआरपीएफ ट्रेडमेन से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर दोस्तों आपको जरूर से कमेंट करना है। और कमेंट करके ये भी बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।